गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। मैं अपनी बुक का राइटर प्रिपेयर करने में लगा हुआ था। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कंस्टिट्यूट किए, कंपाइल किए, उनको सॉल्व किया, एडिटिंग किया, फिगर बनाया, एडिट किया, तो बहुत सारा टाइम लग गया, इसलिए मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आपको याद होगा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, जिसमें मेनली फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मैंने ठीक से समझाया था, उसको एक्सप्लेन किया था। और आज मैं जो न्यू टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, करेंट इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रहा है, उसका टाइटल है बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट के। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जी मेन में इधर कई साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी मेन कई सारे स्टेप्स में होता है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी डिस्क्राइब कर दूं। ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक कहीं दिखेगा नहीं, और इस पे जेई मेन में न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब करना बेहतर समझता हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। उसके बाद आज मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने क्रिएट किए हैं, कंपाइल किए हैं, उसको सॉल्व किए हैं। न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो उससे आपको बेटर कॉन्फिडेंस आएगा कि कॉम्पिटिशन्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। और जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा रखी है, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो बच्चों देखिए, फिर इस टॉपिक पे मैं आता हूँ। आपका टाइटल है फिर से डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट की। Principle: the resistance G of the given galvanometer as found by half deflection method, G equals Rs upon R minus S, and the figure of merit K equals EMF E upon R plus G into theta. Here R and S are standard resistances and EMF E is known. पहले बच्चों मैं इन दो फार्मूले का प्रूफ आपको देने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पे आऊँगा। आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये फार्मूले कैसे प्रूफ किए जाते हैं। Initially, the key K1 is closed and K2 is open. Then the current through the galvanometer will be I1 equals I. इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें एक गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ एक पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस S लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा हुआ है। इसको स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकती हो। इनफैक्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, फिर इसके साथ सीरीज में एक हाई ईएमएफ के स्टोरेज सेल होगा, आई मीन बैटरी होगी, फिर सीरीज में की K1 होगा। मैंने आपको बताया कि शुरू में K1 को क्लोज करते हैं और K2 को ओपन रखते हैं। बच्चों, जब आप K2 को ओपन रखोगे तो ये जो S होगा आपके सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और I2 की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। जब I2 बच्चों 0 हो जाएगी तो फिर I1 की वैल्यू I के बराबर हो जाएगी। केवल सिंगल लूप में करंट सर्कुलेट होगी, आई मीन ऊपर वाले लूप में करंट सर्कुलेट होगी, I इक्वल्स I1 हो जाएगा। बच्चों, जब इस लूप में आप किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो I इक्वल्स I1 की वैल्यू आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, और वो सॉल्व करने पर आता है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस G होगा, ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे। तो इक्वेशन होगा I इक्वल्स I1 इक्वल्स EMF ऑफ द सेल
अपॉन आर प्लस जी। तो ये जो करंट आई होगी गैल्वेनोमीटर कॉइल से फ्लो करेगी, फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। मैंने अज्यूम किया कि इसका जो डिफ्लेक्शन है, लास्ट डिफ्लेक्शन वो थीटा डिवीजन से, थीटा डिवीजन से उसके डिफ्लेक्शन है। गैल्वेनोमीटर की थ्योरी पहले भी बता चुका हूँ कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करती है दैट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा। I mean I equals k into theta, where theta is deflection of the galvanometer. In this particular case, when the key K1 is closed and K2 is open. बच्चों इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K होता है, इसको रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं और इसी को फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं। K को ही फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। Now the key K2 is also closed and the resistance S is adjusted so that the deflection becomes half, that is theta by 2. This time the main current. बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन को क्रिएट करने के बाद जो की K2 है इसको क्लोज किया जाएगा। इसको क्लोज करने पे जो शंट रेजिस्टेंस है वो आपके सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आपके सर्किट का नेचर बदल जाएगा। शंट रेजिस्टेंस नॉन वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा, आई मीन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाएगा। बच्चों इसमें एस की वैल्यू इस प्रकार से एडजस्ट करी जाएगी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जस्ट हाफ हो जाए। जस्ट हाफ होने का मतलब इनिशियल डिफ्लेक्शन थीटा का 1/2 हो जाए। शंट को इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मेन करंट आई जो ऊपर दिखाया हूँ उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? मेन करंट आई निकालने का शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जी और एस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों का इक्विवेलेंट पहले निकाल लो। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा जी एस अपॉन जी प्लस एस। आई होप आप इसको कैच कर रहे होगे। फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो बगल में कैपिटल आर के साथ सीरीज में कनेक्टेड माना जाएगा। जब सीरीज में इसके साथ कनेक्टेड माना जाएगा तो सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस होगा। फिर इसमें एक सिंगल लूप मान लिया जाएगा, वो सिंगल लूप में सिंगल करंट आई मानी जाएगी। आई को निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा ईएमएफ ऑफ द गिवन बैटरी डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द लूप। बच्चों आई की वैल्यू आएगी ईएमएफ अपॉन आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस। आई का एक्सप्रेशन मैंने बना लिया। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि इस डायग्राम में जी और एस पैरेलल में जुड़े हैं, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप जी में होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप एस में होगा। तो बच्चों जी में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा I1 इंटू जी और एस में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा I2 इंटू एस। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए बिकॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो I1 जी इक्वल्स I2 एस। बच्चों यहाँ पे इस जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करोगे तो इंटरिंग करेंट आई इक्वल्स लीविंग करेंट I1 प्लस I2। यहाँ से I2 की वैल्यू आती है I माइनस I1। I2 इक्वल्स I माइनस I1। बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन में I2 की जगह पे लिख दूंगा I माइनस I1 इंटू एस। फिर I1s को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूंगा, I1 को कॉमन ले लूंगा। I1 को कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आएगा G प्लस एस, राइट साइड में आएगा I इंटू एस। I1 का फॉर्मूला बनेगा बच्चों S ओवर G प्लस एस इंटू आई। गॉट इट? I1 की वैल्यू S अपॉन G प्लस एस इंटू आई और I की वैल्यू इक्वेशन जो यहाँ पे क्रिएट करा हूँ, यहाँ से I की वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा, कैसे करूँगा? G प्लस एस को R में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे एलसीएम G प्लस एस आएगा। डिनोमिनेटर का G प्लस एस और न्यूमरेटर का G प्लस एस
कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में s इंटू EMF बचेगा, लिख दिया। डिनोमिनेटर में r इंटू जी प्लस एस एक टर्म होगा, सेकेंड टर्म GS होगा। इस प्रकार से मैंने I1 की वैल्यू यहाँ से निकाली। मैंने आपको बताया कि S की वैल्यू इस प्रकार से एडजस्ट करी जाएगी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा। तो फॉर हाफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली करंट जो इनिशियल करंट थे उसकी आधी करनी पड़ेगी। इनिशियल करंट थी EMF अपॉन R प्लस जी, उसका आधा होगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ बच्चों, देखो जब गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुआ था, सॉरी, जब मैंने K1 को क्लोज किया था, K2 को ओपन किया था, तो I1 की वैल्यू I के बराबर थी। फिर ये इक्वेशन मैंने बनाया था इक्वल्स I1 इक्वल्स E अपॉन R प्लस जी इक्वल्स K इंटू थीटा। आई मीन गैल्वेनोमीटर में जो करंट I1 है उसकी वैल्यू E अपॉन R प्लस जी था, और I1 करंट के लिए उसका डिफ्लेक्शन थीटा हुआ था। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर करंट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं डिफ्लेक्शन को हाफ करना चाहता हूँ, थीटा बाई 2 करना चाहता हूँ, तो I1 की वैल्यू इसका हाफ करना होगा। तो I1 को मैं लिखूंगा E अपॉन 2 इंटू आर प्लस जी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई 2। यही आपको समझाना चाहता हूँ। टेस्ट की वैल्यू इस प्रकार से एडजस्ट करी जाएगी कि इसका डिफ्लेक्शन इस बार थीटा बाई 2 होगा, और उसके लिए I1 की वैल्यू बच्चों इस वाली वैल्यू का आधा होना चाहिए। वही मैं नीचे लिखा हूँ। मैंने लिखा है बच्चों कि फॉर हाफ डिफ्लेक्शन I1 इक्वल्स C अपॉन 2 इंटू आर प्लस जी इम्प्लाइज, अब I1 की वैल्यू जो इस फार्मूले से निकाला हूँ उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख दो, और जो I1 की वैल्यू डिज़ायरेबल होनी चाहिए हाफ डिफ्लेक्शन के लिए उसको कंपेयर कर डालो। EMF न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 2 इंटू आर प्लस जी को S में क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, लिख डालो S इंटू 2 इंटू आर प्लस जी। फिर इस डिनोमिनेटर को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर डालो, क्योंकि यहाँ तो 1 ही बचेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा R इंटू जी प्लस एस प्लस जी एस। बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई करके दो टर्म बना लो, तो दो टर्म बना लोगे, उसके बाद ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ आएगा SR प्लस SG इक्वल्स RG। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे मिला है। R को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो और 2S को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, तो बच्चों यहाँ पे 2SR इंटू 2SG आएगा, और 2SR में से इस SR को सब्ट्रैक्ट करो, सिंगल SR आएगा, और 2SG में से इस वाले SG को सब्ट्रैक्ट करो, तो सिंगल SG आएगा। राइट हैंड साइड में केवल एक टर्म बचेगा RG। आई होप आप समझ रहे होगे, ये तो बहुत आसान है। तो सिंप्लीफाई करने पर आता है S इंटू आर प्लस एस इंटू जे इक्वल्स R इंटू जी। अब बच्चों क्या करो, इस वाले टर्म को राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, राइट साइड में जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से G को ले लो कॉमन, G को कॉमन लोगे तो आएगा G इंटू आर माइनस एस, और लेफ्ट साइड में बचेगा RS, तो यहाँ पे लिख डालो इक्वल टू RS। फिर G की वैल्यू सॉल्व करो, R माइनस एस से डिवाइड करो, देन G कम्स आउट RS अपॉन R माइनस एस, हैंस प्रूव्ड। बच्चों इस प्रैक्टिकल पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में R और S की वैल्यू दिया रहेगा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस पूछेगा तो उसका मैंने फार्मूला बना दिया। इसमें R एक कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होगा और S शंट रेजिस्टेंस होगा। इस प्रकार से होगा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा। तब R और S की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करोगे तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। हेंस प्रूव्ड। बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन में ऊपर क्रिएट कर चुका हूँ।
इसमें के को कहते हैं रिडक्शन फैक्टर और ऑल्सो कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट फॉर द गैल्वेनोमीटर। द फिगर ऑफ मेरिट के की वैल्यू आएगी EMF अपॉन R प्लस G इंटू थीटा। थीटा को जनरली यहाँ पे डिविजन्स में पुट किया जाता है। थीटा को जो डिविजन्स में पुट किया जाएगा, EMF को वोल्ट में, R प्लस G को ओम में, तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस ये एम्पियर हो जाएगा। बच्चों के का यहाँ पे यूनिट आएगा एम्पियर पर डिवीजन। अगर थीटा को डिवीजन में पुट करोगे तो इसका यूनिट आएगा एम्पियर पर डिवीजन। इस क्वांटिटी को कहा जाता है फिगर ऑफ मेरिट फॉर द गिवन गैल्वेनोमीटर। हेंस प्रूफ डेविड डिराइव हो गया। बच्चों मैंने डेरिवेशन तो दे दिया, मैं न्यूमेरिकल्स पे आ रहा हूँ। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कंपाइल करे हैं, कुछ खुद से क्रिएट करे हैं, फिर उसको सॉल्व करे हैं, एक्सप्लेन किया है। बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और मैं अभी इसका राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्वालिटी बुक का राइटअप प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, तभी इसको पब्लिश होने में अभी भी कुछ टाइम लगेगा। तो मैं राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। तब देखिए मैंने इधर कुछ दिनों से मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स का राइटअप बना रहा था। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं और उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल फर्स्ट, एनालाइज द बिलो सर्किट in a steady state if the current given to the circuit from some external source is I। बच्चों इस फिगर में एक रेजिस्टेंस R1 है, सीरीज में एक सेल E1 है, और जो Mn पार्ट है उसमें सीरीज में एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है, सीरीज में रेजिस्टेंस R2 है। पॉइंट M को ग्राउंडिंग किया हुआ है, आई मीन अर्थिंग किया हुआ है। पॉइंट N को भी ग्राउंडिंग किया हुआ है। जनरली जो पॉइंट ग्राउंडेड होता है उसका पोटेंशियल रफली जीरो मान लिया जाता है। तिन का पोटेंशियल जीरो और एम का भी पोटेंशियल जीरो माना जाएगा। किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस सर्किट को करंट आई सप्लाई करी जा रही है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का टेक्निक मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ, और स्टेडी स्टेट में इसको सॉल्व करना आज फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों होता क्या है कि स्टेडी स्टेट में ये जो कैपेसिटर है ये फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज होने के बाद स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है, और कैपेसिटर वाली आर में जो बहने वाली करंट होती है वो जीरो हो जाती है। आई मीन M/N इसमें करंट क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा। सपोज आप गेस नहीं मार पा रहे हो कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, कोई आर्बिट्रेरी अजम्पशन ले लो। आई मीन लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव दिखा दो, राइट प्लेट को नेगेटिव दिखा दो। इस पे आएगा प्लस क्यू, इस पे आएगा माइनस क्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा क्यू, और स्टेडी स्टेट में इसमें करंट हो जाएगी जीरो। लेकिन बच्चों ऊपर वाले रास्ते में कैपेसिटर नहीं है तो इसमें करंट तो स्टेडी स्टेट में फ्लो करती रहेगी। सपोज टर्म जंक्शन ए से इधर को डाइवर्ट हुई थी I1, तो I1 बच्चों ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, इधर नहीं जाएगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इस वाले पार्ट में करंट हो जाती है जीरो। I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ट होगी और वो भी ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और वो इधर नहीं मुड़ पाएगी क्योंकि इधर करंट ज़ीरो हो चुकी है। तो I2 सीधे ग्राउंड में जा रही है, I1 सीधे ग्राउंड में जा रही है। इस पूरे सर्किट को अगर मैं सिस्टम डिफाइन करूं, शोन बाय पिंक कलर बाउंड्री, ये सिस्टम की बाउंड्री बना लो, पिंक कलर से मैंने बाउंड्री बनाई है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करने का मेथड होता है, अगर किसी सर्किटल सिस्टम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करंट सप्लाई कर रहे हो, तो जितनी करंट सप्लाई करते हो उतनी करंट लीव आउट होनी चाहिए सिस्टम से बाहर। आई मीन सिस्टम से बाहर यहाँ से अगर I2 लीव आउट होगा, यहाँ से I1 लीव आउट होगा, तो टोटल लीविंग करंट का सम और टोटल इंटरिंग करंट का सम इक्वल होना चाहिए बच्चों। यही है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और वो किसी सर्किटल सिस्टम बाउंड्री पे काम करेगा। इससे एक इक्वेशन बनेगा, टोटल इंटरिंग करंट
inside the circuital boundary I equals total living current I1 plus I2, say this is equation number 1। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए मैं किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करूंगा। कैसे करूंगा देखो, अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ in the closed loop AB NMA and moving clockwise, AB NMA and moving clockwise। मैं आपको लूप दिखाता हूँ और उसमें सेकेंड लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये आपकी लूप A देन B देन N देन M देन A, इस क्लोज लूप में क्लॉकवाइज मूव करूँगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करूँगा। तो जो मैं साइन कन्वेंशन आपको सिखा चुका हूँ बच्चों, वही मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसमें मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ इक्वेशन, VA माइनस I1R1, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो घटेगा, लिखा जाएगा माइनस I1R1। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाऊँगा तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा प्लस E1। फिर R2 में करंट 0 हो चुकी है, इसको इग्नोर करो, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज होगा, आप लिखोगे प्लस क्यू बाई सी, देन नथिंग नथिंग, स्टॉप एट ए इक्वल टू वी ए। यही इक्वेशन मैंने बच्चों यहाँ लिख के दिखाया है। लुक, वी ए माइनस I1R1 प्लस E1 प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स वी ए। वी ए को वी ए से कैंसिल करा दो, कैंसिल कराने के बाद 3 टर्म्स यहाँ पे बचेंगे, उनको रिपीट कर डालो, इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? सिंस पॉइंट्स M and N आर ग्राउंडेड, हेंस Vm इक्वल्स Vn इक्वल्स 0। जिस पॉइंट की ग्राउंडिंग करते हो उसका पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लिया जाता है। वैसे ये अर्थ का पोटेंशियल नेगेटिव साइन में होता है। अगर अर्थ को आइसोलेटेड स्फीयर मान लिया जाए तो अर्थ का ओवरऑल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, बट मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको 0 मान लिया जाता है। नाउ मूव स्ट्रेट फ्रॉम M टू N। आप M से चलो N तक पहुंचो और पोटेंशियल के सारे टर्म साइन कन्वेंशन के साथ लिखो। देखो दिखाता हूँ आपको। यहाँ से चलोगे बच्चों तो लिखोगे Vm, फिर यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, टर्म आएगा माइनस क्यू बाई सी, इसमें करंट 0 हो चुकी है, इग्नोर करो, एन पे आकर रुक जाओ, इक्वल टू Vn। वही मैंने इक्वेशन बनाया बच्चों, Vm माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स Vn, लेकिन M और N दोनों ग्राउंडेड है तो Vm की वैल्यू 0 आएगी, Vn की वैल्यू 0 आएगी, माइनस क्यू बाई सी की वैल्यू 0 होगा, इट मीन्स 2 की वैल्यू 0 आएगा। से इक्वेशन नंबर 3। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ये जो क्वेश्चन क्रिएट किया गया है इसमें इस प्रकार कंडीशन है कि ये कैपेसिटर चार्ज हो ही नहीं पाएगा, इस पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा। तो Q की वैल्यू 0 सॉल्व हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल करो। कैसे करोगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 जब सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू आएगा E1 अपॉन R1। दिस इज योर आंसर। फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल्स I1 प्लस I2, देन I2 इक्वल्स I माइनस I1। I आपके क्वेश्चन में गिवन है, I1 की वैल्यू पुट किया जाएगा तो I2 की वैल्यू आ जाएगी I माइनस E1 अपॉन R1। दिस इज आंसर। तो बच्चों मैंने आपके पूरे सर्किट की एनालिसिस कर डाली। Q 0 आएगा, I1 E1 अपॉन R1 आएगा, I2 की वैल्यू आएगी I माइनस E1 अपॉन R1। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द बिलो सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बच्चों ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसमें कहीं सिमेट्री मिल रहा है तो इसका हम लोग एडवांटेज लेंगे और ए और बी के बीच में एक हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर डालेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। तो देखिए मैं इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ।
मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। बच्चों सबसे पहले मैंने B2 एंड B एक हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर डाली, इज इट। फिर सिमेट्री ढूंढी जाएगी, करंट का सर्कुलेशन दिखाया जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई जंक्शन ए तक पहुंचेगी, फिर बी से करंट आई बाहर निकलेगी और इस बैटरी में इस तरह से सर्कुलेट हो जाएगी। सिमेट्री का एडवांटेज मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। अगर यहाँ पे एक डायगोनली प्लेन मिरर रखा जाए, डायगोनली, तो 2R का इमेज, डायगोनल इमेज 2R, इज इट। इसको खींच के थोड़ा ऊपर उठा दो, इसको खींच के थोड़ा नीचे कर दो, तार का डायगोनल इमेज R हो जाएगा, इज इट। और इसको खींच के थोड़ा यहाँ पे ले आओ राइट साइड में, इसको खींच के थोड़ा लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो ये 50-50 इमेज हो जाएगा, ये भी 50-50 इमेज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस 2R का डायगोनल इमेज 2R है, तो मैं पहले भी सिखाऊंगा जितनी करंट आप 2R में दिखाओगे उतनी करंट उसके इमेज में भी दिखाओगे। तो यहाँ पे एक्स आप राइटवर्ड दिखाओगे, तो यहाँ भी एक्स आप राइटवर्ड दिखाओगे। उसके बाद एक प्लेन मिरर आप ऐसे रखो, सेकेंड डायगोनल पे रखो, तो इसमें आप देख पाओगे कि इस आर का इमेज ये आर होता है। तो अगर इसमें राइटवर्ड करंट वाई दिखाते हो तो उसके इमेज में यहाँ भी राइटवर्ड करंट क्या दिखाओगे, वाई दिखाओगे। बच्चों एक वर्टिकल प्लेन मिरर भी रखा जाएगा। वर्टिकल प्लेन मिरर आप रखोगे तो कैपिटल आर का इमेज कैपिटल आर होगा, तो जो करंट जेड इसमें दिखाओगे वही उसके इमेज में यहाँ दिखाओगे। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर भी रखा जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर रखोगे तो ये जो इमेज कैपिटल आर ऑब्जेक्ट है तो ये उसका इमेज बन जाएगा, यानी कि इस कैपिटल आर में जो करंट आएगी एक्स माइनस वाई, उसकी इमेज में भी जाएगी एक्स माइनस वाई डाउनवर्ड। बच्चों इसमें मैंने सिमेट्री का एडवांटेज लेकर करंट का सर्कुलेशन तो दिखा दिया। अब ये जो सर्कुलेशन मैंने दिखाया है उससे मुझको एक बात समझ में आ रही है कि ये जो जंक्शन ओ है इसको मैं डिसजॉइंट कर सकता हूँ। डिसजॉइंटेड जंक्शन की तरह ये बिहेव कर रहा है, इसको डिसजॉइंट करके मैं एक फ्लाईओवर बना दे रहा हूँ, तो भी मेरे करंट सर्कुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जंक्शन ओ को मैं किस तरह से डिसजॉइंट करूँगा वो मैं अगले डायग्राम में दे रहा हूँ आपको। बच्चों इस जंक्शन को मैंने ब्रेक किया और ये जो ए और बी के बीच में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पोर्शन था ये वाला, उसमें हाथ डाला, हाथ डालकर उसको खींच डाला और खींच कर इसको नीचे से गुजार दिया। तो जो स्ट्रेट पोर्शन था उसको खींच कर नीचे से इस तरह से गुजार दिया, इज इट। तो आप पहले भी जेड दिखाए थे, वो जेड करंट वैसे ही सर्कुलेट होती रहेगी और वर्टिकल पोर्शन में इसमें एक्स माइनस वाई करंट थी और उसके इमेज में यहाँ भी एक्स माइनस वाई थी, तो एक्स माइनस वाई करंट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएगी। इसमें एक्स दिखाए हो, इसमें वाई दिखाए हो, उसको ऐसे दिखाओ। इसमें वाई था, इसमें एक्स था, उसको ऐसे ही रहने दो। आई को बैटरी के रास्ते से सर्कुलेट होने दो। बच्चों जो भी आप दिखाए हो उससे ये बात समझ में आ रही है कि ये दोनों कैपिटल आर सीरीज में माने जा सकते हैं, ये दोनों कैपिटल आर सीरीज में माने जा सकते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 2R होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही करने जा रहा हूँ, डायग्राम रिड्यूस करूँगा। देखो बच्चों यहाँ इक्विवेलेंट 2R दिखा दिया, यहाँ भी इक्विवेलेंट 2R दिखा दिया। बच्चों आप क्या करो कि ये जो 5 रेजिस्टेंस है इसको एक अलग सिस्टम बना लो, सोन बाय पिंक कलर। पिंक कलर से इन पांचों रेजिस्टेंस का एक अलग से सिस्टम बाउंड्री बना लो। तो आप देख सकते हो इसमें भी डायगोनल सिमेट्री दिख रहा होगा, 2R ऑब्जेक्ट इमेज, R एंड R ऑब्जेक्ट इमेज, और ये पांचवा रेजिस्टेंस बीच में है।
जिसका एक डेरिवेशन में ऑलरेडी दे चुका हूँ, उस फार्मूले को इस्तेमाल करके ए और बी के बीच में इन पांचों का इक्वलेंट आर डैश निकालो और आर डैश निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर डालो। तो बच्चों मैं आर डैश निकालना आपको सिखा रहा हूँ, देखो आर डैश कैसे निकलेगा। आर डैश के लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R3, फिर इन दोनों ब्रैकेट का जो सम होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखना होता है। बच्चों जो 5 रेजिस्टेंस में डायग्राम में दिखाया उसके हिसाब से R1 की वैल्यू 2R होगी, R2 की वैल्यू R होगी और R3 की वैल्यू 2R होगी। तो R1 R2 R3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, नीचे भी सब्स्टिट्यूट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, कैपिटल R कॉमन लेके कैंसिल करा दिया, तो ऊपर आता है 6R प्लस 4R, डिनोमिनेटर में आता है 7, फाइनली 10/7R ये R डैश की वैल्यू आती है। बच्चों ये जो R डैश मैंने निकाला है, अब ये जो R डैश होगा ये वाला, वो नीचे वाले 2R के साथ पैरेलल में माना जाएगा। आप एक डायग्राम और बना लो, बात समझ में आ जाएगी। बिटवीन ए एंड बी जो R डैश होगा 2R के साथ पैरेलल में हो, तो फाइनल इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालने के लिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दो। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आएगा इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी दैट इज आर ए बी इक्वल्स R डैश इंटू 2R डिवाइडेड बाई R डैश प्लस 2R। फिर R डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, R डैश की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट कर डालो, यहाँ से कुछ कटेगा कटा लो, सिंप्लीफाई करो, फाइनल रिजल्ट आता है 5/6R। ये होता है ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उसका सोल्यूशन हो गया 5/6R। बच्चों देखा मैंने आपको ये क्वेश्चन सिमेट्री का फ़ायदा उठाकर किस तरह से करना सिखाया। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर सिमेट्री वाले होते हैं और वो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग सिमेट्री का एडवांटेज लेकर सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखिए आप, फॉर द नेटवर्क शोन बिलो फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बच्चों यहाँ पे टर्मिनल ए दिखाया, टर्मिनल बी दिखाया और ये साइड बाय साइड 3 रेजिस्टेंस लगे हैं और इस वाली आर में कैपिटल आर लगा है, नीचे वाली आर में कैपिटल आर लगा है, लेफ्ट साइड 6R राइट साइड 4R। बच्चों इस सेंट्रल पोर्शन को मैं रीअरेंज करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखोगे कि ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज बन जाएगा। ए और बी के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक बैटरी लगा दिया करते हैं, एक हाइपोथेटिकल बैटरी इसमें लग जाएगी और ये बनेगा व्हीटस्टोन्स ब्रिज। कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए आप। बच्चों क्या करो, किसको टर्मिनल एम बना दो, इसको टर्मिनल टी बना दो, इसको टर्मिनल एस बना दो, इसको टर्मिनल एन बना दो। उसके बाद इन पांचों रेजिस्टेंस को रीअरेंज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एम और एस के बीच में आर लगा है, देखिए बच्चों ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज बना दिया, 5 रेजिस्टेंस दिखा दिया, यहाँ एस लिख डाला, यहाँ टी लिख डाला, यहाँ पेम लिखा, यहाँ पेन लिखा और इन पांचों को मैं समझा रहा हूँ जिस तरह से आपने यहाँ पे उनको दिखाए हैं, इसी तरह से ऊपर वाले डायग्राम में भी कनेक्टेड है। देखो बिटवीन एम एंड एस you have single R. Look, between M and S we have single R. Then between T and N we have single R. Between T and N we have single R. Got it? Between S and T we have single R. Between S and T we have single R. Is it? Then between M and T through the upper line we have single R. Between M and T we have single R. Got it? Then between S and N we have single R.
बिटवीन एस एंड एन वी हैव सिंगल आर। बच्चों आपने देखा जिस तरह से ऊपर कनेक्टेड है उसी तरह से यहाँ भी कनेक्टेड है। ऊपर वाले डायग्राम का ये रीएडजस्टमेंट है, इससे कॉम्बिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बिटवीन ए एंड एम ऊपर 6R लगा है, बिटवीन एन एंड बी यहाँ पे 4R लगा, ऊपर भी 4R लगा, देख लो। बिटवीन ए एंड एम 6R लगा है, बिटवीन एन एंड बी यहाँ पे 4R लगा है, यहाँ भी लगा है। अब आप देख सकते हो कि ये जो ब्रिज बना ये बैलेंस ब्रिज है। R by R that is 1 equals R by R that is also 1। जब बैलेंस ब्रिज होता है बच्चों तो कहते हैं कि पॉइंट S और पॉइंट T इक्वल पोटेंशियल पे होते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इसलिए इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ये बैलेंस ब्रिज की प्रॉपर्टी है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये यूजलेस है, मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, तब ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे, ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे। फिर टॉप रो और बॉटम रो पैरेलल में माना जाएगा। उसके बाद इनका इक्विवेलेंट जो कुछ भी आएगा वो 6R और 4R के साथ सीरीज में होगा। कैसे आएगा देखो, करके दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों सेंट्रल रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव कर दिया, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, इनका इक्विवेलेंट 2R आएगा। ये भी दोनों सीरीज में हो गए, इनका इक्विवेलेंट 2R होगा। 2R टॉप रो 2R बॉटम रो ये दोनों पैरेलल में होंगे, जब पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सिंगल R। कैसे देखो, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M एंड N R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R दैट इज 4R। कैंसिल कराने पर आता है सिंगल R। तो बच्चों इन सबका जो इक्विवेलेंट आएगा बिटवीन M एंड N वो सिंगल R होगा। तो इन सबको रिप्लेस करो और एक सिंगल R M और N के बीच में यहाँ पे लगा दो, वही मैंने किया है। देखो नेक्स्ट डायग्राम में, डायग्राम नहीं बनाया हूँ, डायरेक्ट लिख दिया हूँ। यहाँ पे सिंगल R लगा दो, फिर ये तीनों सीरीज में माने जाएंगे, 6R प्लस RMN प्लस 6R दैट इज फाइनल इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, देखो यहाँ पे फाइनल इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इक्वल 6R प्लस RMN प्लस 4R। RMN की वैल्यू कैपिटल R निकाला हूँ, फिर तीनों को सम कर दिया, इक्विवेलेंट आता है 11R। ये फाइनल आंसर हो गया। बच्चों देखा आपने क्वेश्चन में कभी कभी वेट स्टोन्स ब्रिज भी दिखेगा, उसको रीअरेंज करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। बच्चों ये डायग्राम दिया हुआ है। बच्चों इस डायग्राम में क्या है, 5 रेजिस्टेंस साइड बाय साइड लगे हैं, मगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। जब सिर्फ कॉपर वायर दिखाते हैं तो इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 माना जाता है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट 0, क्योंकि इस रास्ते का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। करंट तो बहती है, करंट को R में मल्टीप्लाई करेंगे तो IR की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 आती है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इस रास्ते में 0 होगा, इसलिए दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो अगर इसको मैं पॉइंट कैपिटल M लिखूँगा तो इसको भी पॉइंट कैपिटल M लिख सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होंगे। ड्यू टू सेम रीजन ये भी शॉर्ट सर्किट हुआ, ते भी दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होंगे। अगर इसको मैं टर्मिनल N लिखता हूँ तो फिर इसको भी टर्मिनल N में लिख सकता हूँ और ये शॉर्ट सर्किट माना जाएगा। बच्चों ऐसा करने के बाद डायग्राम कैसे बनेगा देखो, ये लिख दिया मैंने शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ भी M लिखा, यहाँ भी M लिखा, इसको लिख डाला शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ पेन लिखा,
और इसको भी n लिखा। उसके बाद इस डायग्राम को मैं रीअरेंज करने जा रहा हूँ। कैसे करूँगा देखो, नीचे वाले डायग्राम को ध्यान से देखना। हम लोग कहेंगे कि बिटवीन m एंड n एक 2r लगा है। बिटवीन m एंड n यहाँ पे एक 2r लगा है। फिर कहेंगे बिटवीन m एंड n 8r लगा है। बिटवीन m एंड n 8r लगा है। फिर बिटवीन m एंड n 6r लगा है। तो बिटवीन m एंड n देखो यहाँ पे 6r लगा है। प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को इस सिंप्लीफाइड डायग्राम में आप कन्वर्ट कर सकती हो। फिर बिटवीन a एंड m यहाँ पे कैपिटल R लगा है। तो बिटवीन a एंड m यहाँ पे कैपिटल R लगा है। बिटवीन n एंड b यहाँ पे 4r लगा है। बिटवीन n एंड b यहाँ भी 4r लगा है। अब बच्चों आसानी से समझ सकते हो कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर इन तीनों का इक्विवेलेंट मैंने सॉल्व किया तो आता है 24r/19। तो नेक्स्ट स्टेप में m और n के बीच में इन तीनों को मैं रिप्लेस कर दूंगा और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूंगा 24r/19। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। और जब 24r/19 यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा बच्चों, तो ये तीन रेजिस्टेंस बिल्कुल सीरीज में माने जाएंगे। आई मीन आर 24r/19 एंड 4r, दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी comes out capital R plus 24/19R प्लस 4R। बच्चों इन दोनों का सम 5R होगा। उसको लिख डाला, इसको रिपीट कर दिया, फिर जो कॉमन मिला कॉमन लिया, एलसीएम निकाला तो मिलता है 24 + 95/19 इंटू R। फाइनल रिजल्ट मिलता है बच्चों 119/19 इंटू R। आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। तो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, उसमें थोड़ी ट्रिक लगानी होती है और वो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने कर डाला। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड में भी मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जेई मेन में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस में, कुछ केवीपीवाई में है, कुछ ओलंपियाड्स में है। मेरे पास क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है, तभी ये कंटिन्यू रहेगा। अगले एपिसोड में मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल ही समझाऊंगा। आई होप मैंने आपको जो कुछ भी आज बताया वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप सिंसियर रहना, फोकस रहना, कंसंट्रेट रहना, समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं समझाने की अच्छी कोशिश करता हूँ। और मैं नेक्स्ट एपिसोड में भी फिर से आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। और आज टाइम ज़्यादा होने की वजह से इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और प्यारे बच्चों, इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।